हेलो एवरीवन, आई एम सीए मानस अरोड़ा और मैं सीए इंटरमीडिएट को एडवांस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जी एडवांस अकाउंट्स का जो AS21 है ना, कंसोलिडेशन वाला, उसकी कुछ एडजस्टमेंट्स को डिस्कस। मैं सिर्फ एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करूंगा क्योंकि पेपर में आपको एडजस्टमेंट्स करके आनी है, और अगर आप पेपर से कुछ टाइम पहले ही इस वीडियो को देख रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। या फिर अगर आप अपनी नॉर्मल क्लासेस में हो, आपने कंसोलिडेशन कर लिया है, कुछ एडजस्टमेंट में इशू आ रहा है, तो ये आपका टॉप अप है। तो आप इसको देख के अपनी एडजस्टमेंट्स को और पक्का कर सकते हो। कंसोलिडेशन की बाकी जो डिटेल्ड वीडियो है वो मेरे चैनल पे है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। यहाँ पर मैं सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एडजस्टमेंट्स की बात करूंगा जो कि है जी मेरी रीवैल्यूएशन की और डेप्रिसिएशन की। कई बार बच्चों को ना रीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट में बहुत कंफ्यूजन होती है कि ये प्री में क्यों आया, ये पोस्ट में क्यों आया, तो वो सारी चीजें यहाँ पे रहती हैं, तो मैं उसको ही डिस्कस करूंगा यहाँ पे। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं वीडियो की। इससे पहले मैंने एक प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड के लिए स्पेसिफिकली डिविडेंड की वीडियो डाल रखी है, वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट अकाउंट्स सिंप्लीफाइड सीए इंटर में आपको मिल जाएगी, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा सो दैट कि आपकी कंसोलिडेशन में कोई भी गलती ना हो। सर हम तो सोच रहे हैं अमेलगमेशन ही अटेम्प्ट कराएंगे, कंसोलिडेशन ना मुश्किल बहुत है। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकीनेस है। अगर आप ये एडजस्टमेंट्स को ओवर पावर कर लोगे तो ये ट्रिकीनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और मैं आपको अश्योर करता हूँ कंसोलिडेशन और अमेलगमेशन आने दोनों 14 मार्क्स के ही हैं, बट कंसोलिडेशन आपका सबसे कम टाइम लेगा। कंसोलिडेशन एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप कंसोलिडेशन को कर रहे हो तो वो आपका 15 मिनट में सॉल्व हो सकता है। यस, 14 मार्क्स का क्वेश्चन 15 मिनट्स में सॉल्व हो सकता है। वो कैसे, मैंने उसका डिटेल बता रखा है कि क्यों, उसका रीजन क्या है, पास्ट पेपर्स को उठा के मैंने उसका ये बनाया है। वो लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी आप चेकआउट कर लेना सो दैट कि देखो, अगर मैं हिसाब से चलूँ तो 14 मार्क्स से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 22-23 मिनट है। अगर आप 22-23 मिनट की जगह 15 मार्क्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपके पास 7 से 8 मिनट हैं। अगर आपने 7 से 8 मिनट वो लास्ट में 4:50 टू 5 o'clock में यूज कर लिया ना एक बार पेपर रिवाइज करने में, तो आपके 7-8 नंबर का फर्क पड़ सकता है। ये मैं आपको अश्योर करता हूँ, क्योंकि हर इंसान गलतियां करता है, वो आप गलतियां बचा सकते हो। ठीक है जी, तो वो वीडियो को तो जरूर देखना आप। ठीक है, डिटेल्ड AS21 देखना है तो वो भी वीडियो मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ रीवैल्यूएशन और आपके डेप्रिसिएशन की। रीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन पे जाने से पहले मैं आपको सिर्फ एओपी की एक झलक दिखा देना चाहता हूँ। ये एओपी मैंने बनाया हुआ है। कोई भी एडजस्टमेंट एओपी में इस पेज के बाहर नहीं होगी। कंसोलिडेशन का क्वेश्चन अगर आपको सही करना है ना, तो आपको एओपी सही बनाना पड़ेगा। अगर आपका एओपी सही है तो आपके 14 में से 14 मार्क्स भी आ सकते हैं कंसोलिडेशन में। अगर आपका एओपी गलत है तो आप पीछे चले जाओगे 7, 8, 9 नंबर पे, इससे ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे अगर आपका एओपी गलत है तो एओपी पे बहुत ध्यान रखना। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एओपी सही बना डाला तो कंसोलिडेशन जिंगा डाला, ये मैंने सारा डाल रखा है। इसको एक पूरे पेज पे मैंने बनाया है सो दैट कि आप इसका प्रिंट आउट करा के जहां पढ़ते हो वहां लगा सकते हो। सर ये पेज कहाँ से मिलेगा, ये मेरे टेलीग्राम से मिलेगा, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं जी फटाफट से अपने रीवैल्यूएशन वाली बात की। मैंने अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 18 लिया है, आपके पास कोई भी बुक होगी तो उसमें ये क्वेश्चन होगा ही, तो उसमें देख लीजिए ए लिमिटेड एक्वायर्ड 1600 शेयर्स वाला। ठीक है जी, अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए, ए लिमिटेड ने कितने शेयर्स एक्वायर किए हैं, 1600 शेयर्स एक्वायर करे हैं। कब, 1 जुलाई को। आपका ईयर कब होता है, 31 दिसंबर को। तो इसका मतलब है कि 6 महीने के बाद किया है, कैलेंडर ईयर है, 6 महीने के बाद आपने कंसोलिडेशन आपने उसको एक्वायर किया है, तो इसका मतलब है कि ईयर के बीच में कंसोलिडेशन, ईयर के बीच में एक्विजिशन कर रहे हो। और हमको पता है कि अगर ईयर के बीच में एक्विजिशन हो रही है तो यहाँ पे टाइम एडजस्टमेंट लगेगी। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे आपने 1600 शेयर एक्वायर किया, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 2000 होंगे, तो ये 80% आपने एक्वायर कर लिया। ठीक है जी, आओ जी एडजस्टमेंट पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आपको उस पे बात करेंगे। जब भी, अब देखो जी, अब आपको एओपी बनाना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो ये एओपी की शक्ल है। मैं पहले बनाने लगा था, फिर मैंने सोचा नहीं, वीडियो में साथ में बनाऊंगा। तो ये एओपी है, ऐसे ही बनता है एओपी। जब भी, चाहे ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन हो, चाहे
फर्स्ट डे पे एक्विजिशन हो, सबसे पहले आपको एओपी बना लेना है, प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन लिख लेना है, और आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने रिजर्व्स लिखने हैं। रिजर्व्स में आपके पास क्या क्या है? रिजर्व्स में आपके पास जनरल रिजर्व और P&L है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शो द क्रेडिट ऑफ 30,000 ऑन 1 जनवरी। साल के शुरू में 30,000 था और आज आपका P&L कितना हो गया है? 82,000 का। तो मैं यहाँ पर एओपी में सबसे पहले क्या मैं प्रॉफिट एंड लॉस लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा 30,000 और यहाँ पर मैं पता है कितना लिखूंगा, यहाँ पर 82,000 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 52,000, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये बताना है कि एक्वायर करने के बाद मैंने कितना कमाया। बट सर 30,000 तो साल के शुरू का है, हमने तो 1 जुलाई को एक्वायर किया है। ठीक है, एक बारी सुनो तो सही, बात तो सुनो एक बारी, आपको ये लिख लेना है प्री एक्विजिशन में और इसको पोस्ट एक्विजिशन में लिख लो, टाइम एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है जी। आगे फिर आपके पास जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व का बैलेंस। अब उसमें उसने क्या बोला है जनरल रिजर्व के बारे में, क्या उसने पूरी यहाँ पे कुछ बोला है? नहीं बोला। जनरल रिजर्व आपके पास 1 लाख दिया हुआ है, आपको उसने जनरल रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ कि पहली तारीख को कितना था जनरल रिजर्व। एक मिनट में इसको ठीक कर लूँ वायर को जी। अब देखिए जी, उसने आपको जनरल रिजर्व के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है? सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ये मान लो कि ये जनरल रिजर्व साल के शुरुआत में भी था 1 लाख का ही था और आज भी कितना है? 1 लाख का ही है। पहला आप क्या अज्यूम कर रहे हो कि साल के शुरू में भी 1 लाख था और आज भी आपके पास कितना है? 1 लाख ही है। दूसरी अजम्पशन आप ये कह सकते हो कि नहीं नहीं ये तो पोस्ट एक्विजिशन में आया होगा। ध्यान से एक बात को समझ के रखना, अगर जनरल रिजर्व के बारे में उसने कुछ नहीं बोला हुआ ना क्वेश्चन में, तो आप ये मानोगे कि ये जनरल रिजर्व साल के पहले दिन भी आपके पास था और आज भी है और 1 लाख का ही था और 1 लाख का ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब जनरल रिजर्व साल के शुरुआत में भी था, आज भी है और दोनों टाइम 1 ही लाख का है। ओके हो गई जी बात, चल सकते हैं जी आगे। अब यहां पर मैं लिख लेता हूं जी जनरल रिजर्व। क्या जनरल रिजर्व आपके पास साल के शुरू में पड़ा था 1 लाख? यस। उसके बाद क्या कुछ चेंज आया है? नहीं। पोस्ट एक्विजिशन में एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर आप ना चेंजेस लिखोगे, यहां पर आप प्रॉपर फिगर नहीं लिख रहे 82,000 या 1 लाख, यहां पर आप लिखोगे साल के शुरू से लेकर साल के एंड तक कितना चेंज हुआ। अगर P&L साल के शुरू में 30,000 था, ईयर एंड आते आते 82 रह गया, तो आपका चेंज 52 है, ठीक है जी। पोस्ट एक्विजिशन में आपको क्या लिखने हैं? चेंजेस लिखने हैं कि कितना चेंज हुआ है। बात ओके हो रही है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब एओपी में अगर आपने साल के बीच में एक्विजिशन करी है तो टाइम एडजस्टमेंट होगी। टाइम एडजस्टमेंट क्या होता है क्या नहीं होता वो मैं एक सेपरेट वीडियो एओपी पे बनाऊंगा, उस पे बताऊंगा। आई होप आप एओपी के बारे में टाइम एडजस्टमेंट जानते हो कि ये क्या होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? अब आपको करनी है टाइम एडजस्टमेंट, बट टाइम एडजस्टमेंट से पहले कहीं पर लिख लो, अगर आपके क्वेश्चन में, अब देखो जी ये मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले उसने कहा था कितना बैलेंस था, आउट ऑफ विच अ डिविडेंड ऑफ 10% was paid on 1 अगस्त 2011। अब देखो जी टाइमलाइन बना लेते हैं। कंसोलिडेशन में बिना टाइमलाइन के तो अपन बात ही नहीं करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है? 1 जनवरी है, यहाँ पर आपके पास P&L का बैलेंस है 30,000, ये 31 दिसंबर है, यहाँ पर आपके पास P&L का बैलेंस हो गया 82, यहाँ पर आपके पास जनरल रिजर्व 1 लाख है और यहाँ पर भी आपके पास जनरल रिजर्व कितना है? 1 लाख है। आपकी एक्विजिशन कब हो रही है? आपकी एक्विजिशन हो रही है 1 जुलाई को। आपने डिविडेंड कब दिया है? 1 अगस्त को। क्या यहाँ पर मैं कह दूं कि आपने डिविडेंड दिया है @10% का? फटाफट से बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूँ? हाँ जी, ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे पास यहाँ पे कि आपने जो डिविडेंड दिया है ये आपने कौन से साल का डिविडेंड दिया है? आउट ऑफ विच अ डिविडेंड वाज पेड।
ऑन 1st जनवरी, आउट ऑफ विच डिविडेंड ऑफ 10% वाज पेड ऑन 1st अगस्त। ठीक है, तो ये डिविडेंड आपके पिछले साल का डिविडेंड है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये आपने डिविडेंड यहाँ पर दिया है, क्या ये एक प्री एक्विजिशन डिविडेंड है? प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड वाली वीडियो में मैं यहाँ पर फोकस सिर्फ रीवैल्यूएशन पे रखना चाहता हूँ। उस दौरान मैं कुछ कुछ बताई जा रहा हूँ, बट मेरा फोकस आगे रीवैल्यूएशन पर ही होगा। अब मेरे को बताइए ये एक आपका सिनेरियो बन रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने 10% का डिविडेंड दिया है। इस क्वेश्चन में टाइम एडजस्टमेंट है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डिविडेंड को एडजस्ट करना है। कहां पर आपने डिविडेंड कहां दिया है? पोस्ट एक्विजिशन के पीरियड में दिया है। यहां पर एक्विजिशन हो गई ना, तो डिविडेंड पे कब किया है? पोस्ट एक्विजिशन के पीरियड में। तो मैं यहां पर सिंपली क्या कर दूंगा, प्लस डिविडेंड पेड। आपने कितना डिविडेंड दिया है? 10%। शेयर कैपिटल है जी 2 लाख, तो आपका डिविडेंड कितना आ गया जी? 20,000। जब आपने अपने डिविडेंड को पोस्ट एक्विजिशन में ऐड कर दिया, उसके बाद आपको टाइम एडजस्टमेंट करनी है, बहुत ध्यान से। जब तक आप पोस्ट एक्विजिशन में, अगर आपके क्वेश्चन में डिविडेंड का पॉइंट है और आपने पोस्ट एक्विजिशन में अपने डिविडेंड को ऐड बैक नहीं किया, तब तक आप टाइम एडजस्टमेंट नहीं करोगे। अब आप एलिजिबल हो टाइम एडजस्टमेंट के लिए। इसका क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक नहीं है, वो डिटेल में क्लास में समझते हैं। आपको सिर्फ ये समझना है, अगर मेरे क्वेश्चन में, लिख लो इसको कहीं पे, अगर मेरे क्वेश्चन में डिविडेंड है प्री एक्विजिशन वाला और साल के बीच में एक्विजिशन हो रही है, तो टाइम एडजस्टमेंट होगी। पर टाइम एडजस्टमेंट को करने से पहले पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में डिविडेंड ऐड बैक जरूर कर लेना, क्योंकि इसके बिना आपकी टाइम एडजस्टमेंट गलत आएगी। ओके जी बात। अब आपके पास पोस्ट एक्विजिशन में कितना प्रॉफिट आ गया? 72 का। अब मैं करूंगा यहां पर क्या? टाइम एडजस्टमेंट। टाइम एडजस्टमेंट कितना जी? आधा साल था, आधा साल इधर था, आधा साल उधर था, ठीक है। तो 6 महीने का गैप है आपके पास, तो मैं टाइम एडजस्टमेंट भी किस हिसाब से करूंगा? 6 महीने से। तो यहां पर मेरी टाइम एडजस्टमेंट कितनी आ गई जी? 72,000 का 6/12, ये कितना आ गया जी? 36,000। और यहाँ पर कितना माइनस हो जाएगा? 36,000। तो ये आ गया जी मेरा 166,000 और यहाँ पर आ गया जी मेरा 36,000। ओके है जी बात? फटाफट से बताइए, यहाँ तक आपकी चीज ओके है? हाँ जी सर। अब इसके बाद आपको क्या कर लेना है? इसके बाद आपको डिविडेंड को माइनस कर दो प्री एक्विजिशन में से। सर प्री में से क्यों? डिविडेंड वाली वीडियो वहां पे सब समझाया है, ठीक है। अब मैं मुद्दे की बात पे आ रहा हूं, जो कि मेरी इस वीडियो का मेन मुद्दा है। उसने क्या बोला आपको? कहता था प्लांट एंड मशीनरी विच स्टूड एट 1,50,000 ऑन 1st जनवरी। कहता है जी एक ना प्लांट एंड मशीनरी थी जो कि 1,50,000 की थी, ठीक है जी। एक प्लांट एंड मशीनरी थी जो कि 1 जनवरी को कितने की थी? 1,50,000 की। ओके है जी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक? ठीक है। अब आगे वो क्या कह रहा है? कहता दिस मशीनरी वॉज वर्थ ऑफ रुपीज 1,80,000 ऑन 1st जुलाई 2012. This figure is to be considered while consolidating the balance sheet. The rate of the depreciation is 10%. अब देखो जी वो क्या कहना चाहता है आपसे। अब आप लोग क्या, अब एज अ होल्डिंग कंपनी हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सब्सिडरी की जो है सब्सिडरी कंपनी को खरीद रहे हैं, मोर देन 51% स्टेक ले रहे हैं, तो हम कंपनी को खरीद ही रहे हैं। मैं 1st जुलाई को कंपनी खरीदने गया, मैंने कहा यार ये जो प्लांट एंड मशीनरी है ना, इसकी वैल्यू तो 1,80,000 होनी चाहिए। मैं गया कंपनी खरीदने, तो मैंने कहा यार ये मशीन तो 1,80,000 क्यों नहीं चाहिए? उसका मुनीम मेरे को पता है क्या कहता? कहता सर आप जितनी मर्जी वैल्यू डालो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी कंपनी है सर, आप जो मर्जी करो, पर हमारी बुक्स में ये मशीनरी 1st जनवरी को 1,50,000 की थी और हम इस पे 10% की डेप्रिसिएशन लगाते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं 1st जुलाई को, तो इसका मतलब है कि 6 महीने हो चुके हैं। अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो कहता सर 10% की डेप्रिसिएशन पूरे साल में लगती है। आज आप खड़े हैं 6वें महीने पे,
तो 7500 की डेप्रिसिएशन लग गई होगी। तो आज के दिन 1 जुलाई को इस मशीन की बुक वैल्यू है 1,42,500। 1,50,000 की मशीन थी, 7,500 की डेप्रिसिएशन लगेगी आधे साल की, तो मेरी मशीन की वैल्यू कितनी होगी, WDV कितनी होगी, 1,42,500। आप चाहते हो कितना करना, कहता 1,80,000। कहता सर जी सदके करो, पंजाबी में कहते हैं खुशी खुशी करो, आपकी है तो हम कह देते हैं जी सदके करो। तो कहता ठीक है सर, आपकी कंपनी है जी, सदके इसकी वैल्यू को बढ़ाओ, क्या दिक्कत है लाइफ में। मेरे को एक बात बताओ, एक मशीन जिसकी वैल्यू 1,42,500 है, मैं चाहता हूं कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 1,80,000। क्या मैं उसको अपवर्ड रीवैल्यू करना चाहता हूं, फटाफट से बताओ, क्या मैं उसको अपवर्ड रीवैल्यू करना चाहता हूं, कितने से, 1,80,000। क्या मैं उसको 37,500 से अपवर्ड रीवैल्यू करना चाहता हूं, फटाफट से बताओ। हाँ जी सर, यहां तक चीज ओके हो गई। बट एक चीज का ध्यान रखना, मुनीम ने एक चीज और बोल दी साथ में, कहता सर आपकी कंपनी जो मर्जी करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट हमारी कंपनी, जो कंपनी को आप खरीदने आए हो ना, उसकी एक पॉलिसी है कि अप्पा मशीनरी को जो है उसको आपके कहने पर रीवैल्यू नहीं कर सकते। कहता क्यों, मेरी कंपनी है। कहता सर जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे ना, वहां पर जो मर्जी करना, वहां पे हमारा बस नहीं चलेगा, वो आपकी है। बट अभी क्योंकि मशीन हमारी बुक्स में पड़ी है, हमारी बैलेंस शीट में पड़ी है, तो प्लीज इसको रीवैल्यू मत करवाओ। आप जब खुद अपनी बुक्स, अपनी कंसोलिडेटेड बुक्स बनाओगे, वहां पर इसको 180 की दिखा दो, हमें कोई फर्क नहीं है। कहता सर प्लीज हम छोटे लोग हैं, हमको ज्यादा तंग मत करो, हमें इसको 1,42,500 पे ही दिखाने दो आज की डेट पे, इसको मत छेड़ो, इसको मत छेड़ो। उन्होंने कहा चल ठीक है यार, जब मैं कंसोलिडेटेड बनाऊंगा ना तब देख लूंगा, अब मैं कुछ नहीं कह रहा। उसने कहा सर थैंक यू वेरी मच। बट आज मैं कौन सी बैलेंस शीट बना रहा हूं, कंसोलिडेटेड। क्या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में मैं ये रीवैल्यूएशन का इफेक्ट लूंगा, बिल्कुल लूंगा। क्या मैंने 1 जुलाई को इसको अपवर्ड रीवैल्यू किया था, हाँ जी सर किया था। जब भी मैं कोई एसेट को अपवर्ड रीवैल्यू करता हूं तो क्या मैं एसेट टू P&L की एंट्री डालता हूं 37,500 की, हाँ जी सर बिल्कुल डलेगी। एओपी जो होता है ना ये जो एओपी होता है, ये कुछ नहीं होता, ये सब्सिडरी का प्रॉफिट एंड लॉस ही होता है। ये सब्सिडरी कंपनी का क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस ही होता है। तो जब आपने आज 1 जुलाई को 37,500 से इसको अपवर्ड रीवैल्यू किया, क्या इसका इफेक्ट P&L में नहीं जाना चाहिए, हाँ जी सर जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए सर, ऐड होना चाहिए, बिल्कुल ऐड होना चाहिए, प्लस रीवैल्यूएशन। बट सर प्री में करो या पोस्ट में करो, क्योंकि मेरा तो बीओपी 2 में बटा हुआ है। आपने कब किया है उसको, 1 जुलाई को। ये जुलाई, ये डेट कौन सी है, एक्विजिशन करने से पहले आपने उसको कहा, कहता मैं तेरी कंपनी को एक्वायर कर लूंगा, बट ये जो तुम्हारी प्लांट एंड मशीनरी है ना, ये 1,80,000 की होगी। तो इसका मतलब है कि एक्विजिशन करने से पहले मेरी बात हो चुकी है उसके साथ। हमने कहा ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं है, आपने पहले बोली थी, चलो आपका जो प्रॉफिट है वो कहां चला जाना चाहिए, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में चला जाना चाहिए। ठीक है जी, यहां तक बात ओके हो रही है। अब नेक्स्ट, यहां तक तो बिल्कुल सही था। मेरे को एक बात बताओ, क्या मुनीम ने मालिक को मना लिया था कि सर प्लीज हमें डेप्रिसिएशन पे छूट दे दो, हम लोग 180 पे नहीं दिखाएंगे, हम लोगों पे चलने दो। उसने कहा चल जा ठीक है, खुश रह। 1 जुलाई से लेकर ईयर एंड होने तक, अब एक चीज का बहुत ध्यान रखना, आपने सब्सिडरी की बुक्स में अभी भी वैल्यू को चेंज नहीं किया। तो 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर जो सेकेंड हाफ है ईयर का, वहां पर डेप्रीसिएशन कितनी लग रही होगी मशीन पे, इस मशीन पर डेप्रीसिएशन कितनी लग रही होगी। सर देखो, अगर एक्विजिशन ना होती तो ये तो 1.5 लाख पे 10% अपने हिसाब से डेप्रीसिएशन लगाता रहता है इंसान। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये तो अपने हिसाब से डेप्रीसिएशन लगती रहती। तो इसका मतलब है कि पूरे साल में 1.5 लाख पे 10% के हिसाब से पूरे साल में 15,000 पे डेप्रिसिएशन लगती। फटाफट से बताओ, क्या पूरे साल 15,000 पे डेप्रिसिएशन लगती कि नहीं लगती? हाँ जी सर बिल्कुल लगती। अब क्योंकि पूरे साल 15,000 की डेप्रिसिएशन लगनी थी और अब भी लगेगी, क्योंकि मैंने मशीन की वैल्यू को चेंज होने नहीं दिया। कितनी डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लग चुकी है, 7,500 की लग चुकी है।
कितनी डेप्रिसिएशन मुनीम अगले लगाएगा, अगले ईयर, अगले सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में लगाएगा? फिर 7500 ही लगाएगा। बिल्कुल ठीक है, उसने 7500 ही लगाई होगी और लगानी भी इतनी ही चाहिए। बट अब मैं क्या बना रहा हूं? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहा हूं। मैं क्या बना रहा हूं? अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहा हूं। ठीक है, मैंने कहा अब मेरी मर्जी है, मैं क्या करूं। मैंने अपनी बैलेंस शीट में मशीनरी को कितने पे दिखाया है? 1,80,000 पे। मैंने कहा यार मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में मशीनरी को 180 पे दिखाऊंगा और 180 पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। मैं मुनीम ने, ठीक है, मैंने मुनीम की बात एक बारी मान ली, मुनीम मतलब अकाउंटेंट, मैंने उसकी एक बारी बात मान ली कि ठीक है चलो तुम जो मर्जी करते रहो, बट अब मैं बना रहा हूं क्या? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में 1,80,000 का 10% 6 महीनों के लिए लगाऊंगा। तो मेरी डेप्रिसिएशन कितनी लग के आ रही है? 9,000। क्या मैं ये कह सकता हूं इस मशीन पर 9,000 की डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए थी, क्योंकि वो रीवैल्यू हो चुकी है। ठीक है, इस मशीन पे 9,000 की डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए थी। लगी कितनी हुई है? लगी तो सिर्फ कितनी हुई है? 7,500 लगी हुई है। आपको 9,000 की डेप्रिसिएशन लगानी थी, आपने कितनी डेप्रिसिएशन लगा रखी है? सिर्फ 7,500 की। तो क्या 1,500 की डेप्रिसिएशन और लगेगी या नहीं लगेगी? हाँ जी सर, लगेगी। अगर डेप्रिसिएशन और ज्यादा लगेगी तो क्या आपको वो P&L में, अगर आपको एक्सेस डेप्रिसिएशन लगानी है तो क्या वो P&L में प्लस होगा या माइनस होगा? सर माइनस होगा, क्योंकि खर्चा है ना। तो P&L, अगर आपका खर्चा बढ़ रहा है तो P&L में वो चीज नेगेटिव ही होगी। बिल्कुल ठीक है। कितनी? 1,500 माइनस डेप्रिसिएशन 1,500। अब मेरे को बताओ कि ये वाले जो डेप्रिसिएशन की लड़ाई हुई है ये कब हुई है? क्या ये एक्विजिशन के बाद वाले पीरियड की? क्योंकि यहां तो एक्विजिशन हो गई थी, इसके बाद वाले पीरियड की है ना डेप्रिसिएशन की लड़ाई। तो 1,500 7,500 लगेगी या 9,000? हाँ जी। तो ये जो डेप्रिसिएशन की जो की एडजस्टमेंट है ये कहां पर आएगी? आपकी पोस्ट एक्विजिशन में माइनस, और यहां पर वर्किंग नोट में आप लोग क्या लिखोगे? डेप्रिसिएशन चार्ज्ड 7,500, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड 9,000। तो जब आप इसको एडजस्ट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मेरे लिए इस एडजस्टमेंट को बताने का क्या मतलब है? सबसे पहले जो भी आपका रीवैल्यूएशन का गेन या लॉस आएगा वो आपका प्री एक्विजिशन में जाएगा। कहां जाएगा? प्री एक्विजिशन में। एक चीज का ध्यान रख लेना, ये आपका जो रीवैल्यूएशन का गेन या लॉस, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में तो क्या था, गेन हो रहा था ना, बढ़ रही थी मशीन की वैल्यू, हो सकता है किसी क्वेश्चन में कम भी हो जाए। तो आपको ये जो भी रीवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करनी है वो टाइम एडजस्टमेंट के बाद करनी है। रीवैल्यूएशन या जो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है, दिस शुड कम आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट। अगर आगे क्वेश्चन में टाइम एडजस्टमेंट उसके बाद आएगी। प्लस जो रीवैल्यूएशन का गेन या लॉस है वो कहां जाएगा आपका? वो जाएगा जी आपका प्री एक्विजिशन में। अगर गेन है तो प्लस हो जाएगा, लॉस है तो माइनस हो जाएगा। जो आपका डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है वो आपका हमेशा कहां जाएगा? पोस्ट एक्विजिशन में। ठीक है जी। आपको यहां पे क्या देखना है? डेप्रिसिएशन चार्ज, जितनी डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर चुके हो। फिर आपको देखना है डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड, ये देखना है। अगर आप डेप्रिसिएशन, आपने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करी थी? 7,500। आपको कितनी करनी थी? तो 9,000। तो आपने क्या कर दिया? 1,500 को माइनस कर दिया। ठीक है जी, क्योंकि आपने खर्चा ज्यादा बुक करना है ना, तो आपने क्या कर दिया? 1,500 को माइनस। अगर आपने, लेट सपोज आपने 9,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है, मैं किसी और क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। लेट सपोज आपने फॉर एग्जांपल 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है, बट आपको चार्ज कितना करना था? 8,000 का। तो आप 2,000 को अपने P&L में क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे, क्योंकि आपने खर्चा ज्यादा बुक कर रखा है ना।
ठीक है जी। ये थी आपकी डेप्रिसिएशन की और रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट एओपी में। अगर मैं एओपी में देखूं तो इस एओपी में मैंने सारी कर रखी है। देखो अगर आप देखोगे तो रिवैल्यूएशन कहाँ आ रहा है, आपका प्री एक्विजिशन में आ रहा है। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज, ये मैंने कहाँ एडजस्ट कर रखा है, पोस्ट में। अगर आपको ये चाहिए तो ये मेरे टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। इस वीडियो में अपन सिर्फ इतना सा ही डिस्कस करेंगे कि आपका ये एडजस्टमेंट कैसे होगी। ठीक है जी। ये वाली पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ अभी, तो ये वहां से आप निकाल सकते हो। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको लगा कि हाँ यार कुछ फायदा मिला है, कुछ वैल्यू एडिशन थी, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे इनसाइट्स अकाउंट सिंप्लीफाइड के नाम से इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।